तो आप सभी का स्वागत है इंटरव्यू प्रिपरेशन की इन क्लासेस में। और बेसिकली आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अकाउंटेंट बनने के लिए जब आप कोई इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए, तो आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे बेसिकली ज़्यादातर सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो कुछ सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी ये क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं शुरुआती कुछ सवालों पर फास्ट ट्रैक पर डिस्कस करूँगा। पहला सवाल जनरली ये होता है कि हमने अकाउंटिंग को ही अपना करियर क्यों चुना। तो इसका जो हमें आंसर देना होता है वो बेसिकली सामने वाले को ये देना होता है कि हमारा फील्ड कॉमर्स का ही रहा है, हमने इसी में अपना एकेडमिक्स किया और इसी में हमने प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग ली है। सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो टूल एंड जो गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हैं, वो हमने प्रैक्टिकली सीखे हैं। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा फील्ड है उसी में हमारा करियर हम बनाएंगे तो ज़्यादा हम सक्सेस के चांसेस बन जाते हैं। साथ ही साथ में अकाउंटिंग एक ऐसा सेक्टर जो हर इंडस्ट्री में अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट होता ही है। तो आप किसी भी छोटी सिटी से बड़ी सिटी में चले जाओ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी तरीके का बिजनेस में आप चले जाओ, वहाँ अकाउंटेंट का नीड रहता ही है। इसलिए ये सिक्योर फील्ड माना जाता है, इसलिए हमने इसको एज अ करियर चुना। तो ये एक तरह का आंसर होता है। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, ये एक सवाल पूछा जा सकता है हमसे। तो बेसिकली ये सिर्फ वो आपसे आपकी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं कि आप क्या करने वाले। कई सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो अपना हायर एजुकेशन करने वाला हूँ, अभी मैं सिर्फ पार्ट टाइम या शॉर्ट टर्म के लिए जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। या कई सारे बच्चे बोलते हैं मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ, अब्रोड जाना चाहता हूँ, मैं बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना चाहता हूँ, अभी मेरी सिर्फ पढ़ाई चल रही है इसलिए मैं जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली जो आंसर होते हैं ये गलत होते हैं, क्योंकि इससे वो सामने वाला आपको रखेगा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रखता है, तो आपको जनरली यही बोलना होता है कि सर ये इसी में मेरा एजुकेशन हुआ है और मैं लॉन्ग टर्म तक इसी को अपना करियर बनाना चाहता हूँ, लंबे समय तक मैं अपना सर्विस दे सकता हूँ। मेरा फिलहाल में कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, बस मुझे इसी फील्ड में आगे तरक्की करना है। सो एक सिंपल सा सोबर सा आंसर आप दे सकते हो, जो सामने वाले को हमेशा आपके आंसर से एक कमिटमेंट फील होता है कि आप उसको लंबे समय तक अपनी सर्विस दोगे या नहीं दोगे। तो ये वो सवाल होता है जिसका जवाब ये तय करेगा कि वो आपको ओके करना है या नहीं ओके करना है। ओके, बाकी टेक्निकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप अकाउंट्स को जानते हैं तो बताइए कितनी प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। तो हमें बोलना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जिनकी हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंट की तो अकाउंटिंग करते हैं, खातों की तो अकाउंटिंग करते हो आप। तो अकाउंट्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, व्यक्तियों के, वस्तुओं के और इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं। ओके, क्रेडिटर्स कौन होते हैं आपसे ये पूछा जा सकता है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जिनसे हमने कोई भी चीज क्रेडिट पर ली है, उधार पर ली है और हमें उनको पेमेंट करना है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं, जो हमसे पैसा मांगते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जिन्हें हमने कुछ उधार में बेचा है, क्रेडिट पर सेल किया है और हमें उनसे पैसा लेना है, हम उनसे पैसा मांगते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और अगर आपसे इनके अकाउंटिंग हेड्स या अकाउंटिंग ग्रुप पूछे जाए तो हमेशा ध्यान देना, क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं, यानी आपको जल्दी जल्दी इनको पे करना होता है, जबकि जो डेटर्स होते हैं वो आपकी करंट असेट्स होते हैं। याद रखिएगा क्या होता है, यानी आपको उनसे जल्दी जल्दी पैसा लेना होता है, राइट। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होती है। जो लेन देन होते हैं व्यापार में दो तरीके के होते हैं, कई सारे लेन देन कैश में होते हैं, कई सारे लेन देन क्रेडिट पर होते हैं, क्रेडिट यानी उधार पर। तो जो लेन देन उधार पर होते हैं उनमें जिन लोगों के साथ वो लेन देन आप करते हो, उन लोगों के अकाउंट्स आपको बिजनेस में खोलने पड़ते हैं। तो अगर आपने जिनसे उधार में कुछ लिया है तो उनका अकाउंट जब आप खोलोगे तो उसका ग्रुप आप क्रेडिटर डालोगे, और आपने किसी को उधार में कुछ दिया है और उसका बिजनेस में आप अकाउंट खोलोगे तो उन्हें हम डेटर कहते हैं, याद रखिएगा। और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती है, हमेशा ध्यान देना। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हम उधार ट्रांजेक्शन्स को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब उधार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो इन 2 तरह के लोगों का नाम डेफिनेटली आपकी बुक्स में मिलेगा, इवन लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी।
क्रेडिटर ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति होगा, हो सकता है मल्टीपल सप्लायर्स हैं, मल्टीपल वेंडर्स हैं जिनसे आपने कुछ ना कुछ खरीदा है, वो आपसे किसी न किसी वजह से क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। तो आप जब अपनी क्रेडिटर की लिस्ट देखोगे तो उसमें बहुत सारे नंबर्स आपको नजर आएंगे, नाम नजर आएंगे। उसी तरह डेटर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप मल्टीपल डेटर्स को सप्लाई कर सकते हो, कस्टमर को सप्लाई कर सकते हो क्रेडिट पर। तो ये इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट भी हो सकती है बिजनेस के अंदर, याद रखिएगा। ओके, अच्छा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बड़ी टेक्निकली और बहुत ही बेसिक से हैं ये, बेसिकली कि ये बहुत बेसिक से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मान सकते हो आप, जो एक फ्रेशर से पूछे जा सकते हैं अकाउंटिंग जॉब्स के अंदर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, चलिए बताइए कि अगर हमने बिजनेस में कोई गुड्स खरीदा तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो आपको ये मतलब कुछ बेसिक एंट्रीज ऐसी होती है ट्रांजेक्शन्स जो हमें हमेशा आने चाहिए और मुंह जबानी आने चाहिए। वहां हम अगर सोच में पड़ गए, वहां हमने अगर गलत आंसर दे दिया तो एक ही सवाल काफी है आपके रिजेक्शन के लिए, याद रखिएगा। क्योंकि आप एक कोर्स करके जा रहे हो, आप एकदम साउंड नॉलेज लेके जा रहे हो और उसके बाद आपने वहां पर हड़बड़ाहट में कुछ गलत आंसर दे दिया या आपको आया ही नहीं, इतना बेसिक सवाल और गलत एंट्री बोल गए, तो आपको क्या लगता है आपको कोई चांस मिलेगा दोबारा? नहीं मिलने वाला है। वो समझ जाएगा कि यार कमजोर है, कच्चा खिलाड़ी, समझ रहे हैं? तो फिर आपके कोर्स, आपकी एजुकेशन सारी वहां पर वेस्ट हो जानी। वेस्ट मतलब एटलीस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वेस्ट हो जाएगी। सो अगर आप क्रेडिट पर कोई गुड्स खरीदते हैं तो परचेज की एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो परचेज हम वर्ड यूज करते हैं गुड्स खरीदने के लिए करते हैं, और क्रेडिटर का अकाउंट खोलते हैं तो उसके नाम से उसका अकाउंट खोलते हैं। और क्रेडिटर अभी अभी मैं बताया था वो लोग होते हैं जो हमें जिनको आगे जाके पे करना है, हमारी लाइबिलिटी की लिस्ट में नजर आने वाले। हमें ये भी पता होना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट या एज ए अकाउंटेंट जब हम बनने जा रहे हैं कि कोई एंट्री अगर हम कर रहे हैं तो वो एंट्री हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां जाके जाने वाली है। जैसे मैं ये एंट्री कर रहा हूं तो परचेज कहां जाने वाला है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि परचेज जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। किधर जाएगा? ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं परचेज डेबिट कर रहा हूं तो ये यहां जाके खड़ा होने वाला है। अगर मैं क्रेडिटर को क्रेडिट कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि क्रेडिटर कहां जाके खड़ा होने वाला है। हालांकि आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही चीजों को वहां ले जाता है, आपको ये मैन्युअली करना नहीं पड़ता है। लेकिन एक जमाना था जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो मैन्युअली ही हमें ये सारे अकाउंट्स रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स में लेके जाने पड़ते थे। तो नॉलेज तो होना चाहिए, कि नॉलेज नहीं होगा तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि इसको मैं कहां जाके चेक करूं। तो बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, करंट लाइबिलिटी में जाके आप जब देखोगे तो आपको क्रेडिटर वहां पर नजर आएगा। तो ये एंट्री करना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि भैया उस एंट्री में जो अकाउंट आए हैं, जो लेजर आए हैं, वो लेजर कौन सी रिपोर्ट में, किस साइड में और कहां जाकर क्या इफेक्ट डालने वाले, किस तरीके के वो लेजर हैं। जैसे ये परचेज एक रेवेन्यू लेजर है, यानी आय और व्यय आय और व्यय के जो अकाउंट्स होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस के जो लेजर होते हैं, उनको रेवेन्यू अकाउंट कहा जाता है। तो एक रेवेन्यू अकाउंट है, ये आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करने वाला है। जबकि ये जो क्रेडिटर है ये एक कैपिटल नेचर का अकाउंट है। कैपिटल नेचर का अकाउंट का मतलब होता है, कैपिटल अकाउंट बोल सकते हो इसको आप, कि जो आपके इनकम या एक्सपेंस को या प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला है, जो आपकी असेट और लायबिलिटी में जाके आपकी नेटवर्थ को इन्फ्लुएंस करने वाला है। जो हमारा बिजनेस का जो नेटवर्थ होता है, यानी आपका बिजनेस का ओवरऑल टोटल पूंजी, उसको इफेक्ट करने वाला है कि भैया आपकी लायबिलिटी में जाके जुड़ने वाला है, तो आपकी नेटवर्थ को कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला है ये। ठीक है, बढ़ाने वाला मतलब कि आपकी जो बैलेंस शीट टोटल है वो बढ़ने वाली, बेसिकली आपकी लायबिलिटी को बढ़ाने वाला, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी को बढ़ाने वाला। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर मैंने अपने बिजनेस में कोई एसेट खरीदी तो एंट्री बताओ, तो आपको बताना है सर एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे हम खरीदते हैं उसको वेंडर कहते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, टू वेंडर। और अगर आपने ये पेमेंट कर दिया अगर मान लो, तो आप टू बैंक कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली उधार में अगर कोई एसेट खरीदोगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होगा, याद रखिएगा। एसेट आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगी, वेंडर आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाने वाला। ओके, वेंडर और क्रेडिटर में क्या फर्क होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर होते तो दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों ही हमसे पैसे मांग रहे होते हैं, तो दोनों हमारी लायबिलिटी, दोनों हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। लेकिन सर वेंडर्स हम उनको बोलते हैं जिनसे हमने कोई एसेट खरीदी होती है, और क्रेडिटर्स हम उनको बोलते हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदे होते हैं। एसेट्स और गुड्स में क्या फर्क है? अब अगला सवाल ये भी आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप आंसर देते जाते हो, सामने वाला अगर बहुत साउंड पर्सन है तो वो आपसे आंसर में से सवाल निकाल के पूछ लेगा। तो आपने बोला है कि सर
वेंडर जिनसे हमने एसेट खरीदी और क्रेडिटर जिनने हमसे गुड्स खरीदे। तो वो आपसे अगला सवाल ये पूछ सकता है एसेट और गुड्स में क्या फर्क है। तो आप बोलोगे सर दोनों ही एसेट्स ही होते हैं हमारी, लेकिन गुड्स हम उन एसेट्स को बोलते हैं जिनको हमने फॉर द रीसेल पर्पस खरीदा होता है, वापस बेचेंगे हम, जिनका हम ट्रेड करते हैं, खरीदते रहते हैं बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं बेचते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। जब गुड्स खरीदते हो तो आप परचेज वर्ड यूज करते हो एंट्री में, और जब गुड्स को बेचते हो तब आप सेल वर्ड यूज करते हो। जबकि एसेट्स को खरीदते वक्त भी एसेट्स को डेबिट किया जाता है और उस एसेट्स को अगर जाने बेचोगे तब भी एसेट्स को क्रेडिट करोगे, यानी सेम एसेट्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो एसेट्स और गुड्स में यह फर्क है कि गुड्स भी एसेट्स ही होते हैं, लेकिन गुड्स वो एसेट्स होती है जिनको हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, वापस बेचते हैं, खरीदना बेचना लगा रहता है। जबकि एसेट्स जो होती है जिन्हें हम एसेट्स कह रहे हैं उनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, व्यापार में उपयोग करने हेतु खरीदते हैं। और आप व्यापार में एसेट्स इसलिए खरीदते हो ताकि आपका व्यापार दिन दुगुनी तरक्की करे। जिस व्यापार में एसेट ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है वो उसको यूज में लेकर व्यापार बढ़ाएगा, समझ रहे हो। जैसे आप सोचिए आपका एक फोटोकॉपी मशीन का दुकान है और उसमें एक मशीन लगी हुई है, कस्टमर बहुत आते हैं तो कस्टमर को वेटिंग में लगना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। अब आपने अगर वहां पर 80,000 रुपए खर्च करके एक मशीन और लगा दी तो आपका काम बढ़ जाएगा ना, आप ज्यादा कस्टमर को उससे निपटा पाओगे। तो एसेट्स का इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में हम इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस बढ़े, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़े। तो फॉर द इंक्रीज ऑफ वेल्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी हम बिजनेस में एसेट्स को लेके आते हैं। ओके, एसेट्स कितनी प्रकार की होती है तो ये भी एक सवाल होता है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। हालांकि मैं एक पर्टिकुलर क्लास लूंगा इसकी कि मैं आपको एसेट्स की सारी तरीके की एसेट्स बताऊंगा, क्योंकि ये तो आप टेंजिबल और इंटेंजिबल सिर्फ अपना बैलेंस शीट के दृष्टिकोण से देख रहे हो इसको, ऑलराइट, या उसकी फिजिबिलिटी के दृष्टिकोण से देख रहे हो, उसकी एग्जिस्टेंस के दृष्टिकोण से देख रहे हो। बाकी आप ऐसे बहुत डीप लेवल पे जब पढ़ोगे तो बहुत सारी कैटेगरीज या कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं एसेट्स का। एसेट 2 प्रकार की होती है, एक जो हमें दिखती है, जैसे मोबाइल फोन मुझे दिख रहा है और मैंने खरीदा तो ये मेरी टेंजिबल एसेट्स, और दूसरी जो हमें दिखती नहीं है लेकिन उनका हम लाभ अपने व्यापार में ले सकते हैं। जैसे आपने कोई अधिकार खरीद लिए, आपने कोई इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे आपने कोई किसी चीज का गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कराया, गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव राइट्स आपको प्रोवाइड किए, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो वो सारी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है, याद रखिएगा। अगर हमने किसी भी ऐसी एसेट्स के लिए पैसा दिया है जो हमें फील हो रही है, सिर्फ दिख विक नहीं रही है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। व्हाट इज एनपीए, नॉन, देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको इन्वेंट्री का नॉलेज होना चाहिए, लिटिल बिट नॉलेज आपको एचआर का होना चाहिए, बैंकिंग का होना चाहिए, टैक्सेशन का होना चाहिए, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस का होना चाहिए, लीगल कंप्लायंसेस का होना चाहिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल जब आप अपने आप को डेवलप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप मैनेजरियल लेवल की स्किल्स डेवलप कर लोगे अपने अंदर और आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ अकाउंटेंट तक रहना है तो कुछ लिमिटेड चीज़ें सीखकर भी सिर्फ अकाउंटेंट बना जा सकता है, लेकिन जब मैनेजर लेवल तक बात आती है, जब आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेड की पोजीशन में जाना चाहते हो, तो आपको अपने आप को ओवरऑल डेवलप करना पड़ता है। तो अगर मेरे को ये सवाल पूछा गया कि व्हाट इज एनपीए, तो इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकों के ऐसे लोन जो बैंक रिकवर नहीं कर पा रहे, जो डूब गए हैं, जो जिन लोगों ने बैंकों का पैसा खा लिया है, खा गए हैं और बैंक उनसे रिकवरी नहीं कर पा रहे, वो एनपीए कहलाते हैं। ऐसे लोन क्या कहलाते हैं, एनपीए कहलाते हैं। आंसर जितना सीधा लैंग्वेज में देंगे उतना हमारे लिए अच्छा होने वाला है। कभी घुमा फिरा के आपसे उन्होंने एनपीए पूछा, आपने फुल फॉर्म बता दी, उससे नहीं काम चलेगा। आपको बताना है कि सर एनपीए बैंकों के ऐसे लोन होते हैं जो बैंक रिकवर नहीं कर पा रहे, ऑलराइट। और जिन बैंकों का एनपीए ज्यादा होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा होती है, जो लोन डूब गए उसका रेशियो ज्यादा होता है, उन बैंकों के लाइसेंस कैंसिल होने तक की नौबत आ जाती है आरबीआई द्वारा, याद रखिएगा। क्योंकि बैंकों का एक बैंक है, आपको पता होता है बैंकों का बैंक कौन है भारत में, आरबीआई। लाइसेंस भी वही देता है और लाइसेंस छीनने का अधिकार भी उसके पास ही है। नंबर ऑफ ब्रांचेस, नई ब्रांच अगर किसी बैंक को खोलनी है तो उसका परमिशन भी आरबीआई देता है और किसी ब्रांच को बंद करने की परमिशन भी आरबीआई देता है। यानी बैंक को कुछ भी करना है किससे परमिशन लेनी पड़ती है, आरबीआई से। तो आरबीआई की गाइडलाइन और आरबीआई के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बैंकों को काम करना होता है। और आरबीआई की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं एनपीओ को लेके,
क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के कई सारे नेशनलाइज बैंकों का बड़ा बड़ा अमाउंट एक एक आदमी खा खा के भारत के बाहर भाग गया। तो अब बेसिकली आरबीआई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है कि बैंकों को साफ तौर पे कि आपको ऐसे हर किसी को लोन नहीं बांटना है, पूरी तरह से लोन का वेरिफिकेशन और पूरा पक्का जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको लोन बेसिकली देने होते हैं। व्हाट इज एनबीएफसी? एनबीएफसी का मतलब होता है मिनी बैंक्स कह सकते हो आप, क्योंकि जिन लोगों को बैंक लोन नहीं देता है वो लोग फिर फाइनेंस कंपनियों के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, और फाइनेंस कंपनीज उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या देती है? लोन देती है। ऐसी कंपनियों को हम एनबीएफसीज कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या कहते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आपको याद रखना, आपसे अगर ये पूछा जाए एनबीएफसी क्या है तो आप बोलोगे सर बैंक जिनको लोन नहीं देते उनको प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां लोन करती है, उन प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों को क्या कहते हैं? एनबीएफसीज कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फाइल थी जिसमें 12 सवाल थे जो मैंने थोड़े फास्ट ट्रैक पर आपको अभी डिस्कस किए हैं। अब हम अगली फाइल पे चलते हैं, तो अगले कुछ सवालों पे हम और चर्चा करते हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, अकाउंटेंट है तो ऑब्वियस ही बात है जीएसटी के सवाल आपके सामने आने वाले ही। आप सब जानते हैं जीएसटी सीखे बगैर प्रॉपर अकाउंटेंट हम नहीं बन सकते। जीएसटी हमारे सामने आना ही आना है, क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंट को हायर करती है, फुल टाइम अकाउंटेंट को हायर करती है, जो जीएसटी में क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। और अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी तो आपको अकाउंटिंग भी जीएसटी को ध्यान में रखते हुए करनी है, फिर जीएसटी के कंप्लायंसेस भी करने हैं, उनके रिटर्न्स भी बनने हैं, ई वे बिल भी बनाने पड़ सकते हैं, इनवॉइसेस भी बनाने पड़ सकते हैं, जीएसटी चालान भी बनाने पड़ेंगे। तो आपको जीएसटी कंप्लायंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर बात करते हैं कि जीएसटी क्या होता है, ठीक है, अगर ये पूछा तो हमें बोलना है कि सर ये एक टैक्स सिस्टम है जो इंडिया में जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ और ऑलमोस्ट 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। भारत में जीएसटी सारे राज्यों में और सारी यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल होता है, और इसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। गुड्स पे भी लागू होता है, सर्विसेज पे भी लागू होता है। अगर कोई भी व्यापारी जो भारत में व्यापार कर रहा है और अगर वो किसी भी तरीके के गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है और उसकी जो सप्लाई की वैल्यू यानी उसका एनुअल टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो, तो उसे जीएसटी में क्या होना होता है? रजिस्टर्ड होना होता है। और अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर उसे कस्टमर से जीएसटी लेके सरकार को देना होता है। तो जीएसटी एक सेल टैक्स सिस्टम है, याद रखिएगा। जो भारत में जीएसटी 2017 जुलाई से लागू हुआ, उससे पहले जीएसटी से पहले राज्य के अंदर बेचने पे वेट लगता था गुड्स के ऊपर, और एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने पे सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था, और किसी भी वस्तु के निर्माण करने पर एक्साइज ड्यूटी लगता था। तो इन सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया है जीएसटी ने। आज की तारीख में जीएसटी लगता है। प्रोडक्शन करने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बेचने पे लगेगा कौन सा टैक्स? जीएसटी, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, इतना नॉलेज है जीएसटी का तुम्हें, तो ये बताओ जीएसटी में कितनी प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं? तो आपको ये बोलना है कि सर देयर आर 2 टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशंस। एक होते हैं ऐसे रजिस्ट्रेशन जिनको एक बार रजिस्टर्ड होने पर वापस हमें ही कैंसिल करने के लिए आवेदन करना पड़ता है, अन्यथा वो चलते ही रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन, जिनकी कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होती है। जब तक आप वापस कैंसिल नहीं करवा देते या जब तक टैक्स डिपार्टमेंट कैंसिल नहीं कर देता तब तक वो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहते हैं और चलते रहते हैं। ऐसे रजिस्ट्रेशन परमानेंट रजिस्ट्रेशन कहलाते हैं। और ऐसी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें 2 स्कीमें हैं। पहली स्कीम है रेगुलर स्कीम, जिसे हम नॉर्मल स्कीम भी कहते हैं, और दूसरी स्कीम है कंपोजिशन स्कीम, जो छोटे या मझले व्यापारियों के लिए होती है। तो 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन कहलाते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। दूसरा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी जीएसटी में मिल जाते हैं। अगर कोई विदेश से आया व्यक्ति भारत में चाहे कि यार मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई रजिस्ट्रेशन लूं और अपना अल्पकालीन बिजनेस करूं, तो वो एनआरटीपी के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रूप में। और अगर कोई भारत का ही व्यक्ति अपने एक राज्य में रजिस्टर्ड और दूसरे राज्य में टेम्पररी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए जा रहा है, जैसे कोई एग्जीबिशन में जा रहा है, कोई फेयर में जा रहा है, वहां लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बिजनेस करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को सीटीपी के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, जिसे कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड दे बोथ रजिस्ट्रेशंस जो होते हैं उनका मैक्सिमम टाइम पीरियड वैलिडिटी होता है 90 डेज, यानी आप अधिकतम 90 दिन के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 90 दिन के बाद एडिशनल 90 डेज के लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवा सकते हैं। 90 + 90 बराबर 180 दिन तक आप उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे काम कर सकते हैं।
लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होते हैं, इनके थोड़े से नियम अलग होते हैं। इनमें आप रजिस्टर्ड जब होते हो तब आपको एडवांस में ही अपना एस्टिमेटेड टर्नओवर डिक्लेयर करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बताना होता है कि मेरा इतना टर्नओवर होगा और उसका जो टैक्स है वो आपको एडवांस में ही देना होता है। यानी ऐसे रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपना एस्टिमेटेड टर्नओवर पहले से डिक्लेयर करेंगे और टैक्स गवर्नमेंट को पहले से ही जमा करा के रख देंगे, याद रखिएगा। तो ये जो स्कीम्स होती हैं इनको हम टेम्पररी स्कीम कहते हैं। ओके, जीएसटी में सारे रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन लेने पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसीजर ऑनलाइन है, जीएसटी पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जीएसटी REG 01 इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो ऑनलाइन भरा जाता है। ऑलराइट, अच्छा, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी प्रकार के होते हैं जीएसटी भारत में। हालांकि देखिए, आपको मैं बता दूं 2017 में जब भारत में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, अरुण जेटली जी उस वक्त हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और मोदी सरकार ही थी, है ना। तो जीएसटी को जो लाने के पीछे का जो मकसद है वो था कि देश एक है तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए। तो वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स वाले कॉन्सेप्ट पे जीएसटी को इंडिया में लाया गया। लेकिन इंडिया एक फेडरल कंट्री है, स्टेट्स में बटा हुआ, यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ, इसलिए जीएसटी में भी भारत में ड्यूल मॉडल अपनाए। कितने मॉडल अपनाए? ड्यूल जीएसटी मॉडल लागू हुआ भारत में। कौन सा? ड्यूल जीएसटी मॉडल। राज्य के अंदर बेचोगे तो अलग तरह के टैक्स लगेंगे, राज्य के बाहर बेचोगे तो अलग तरह के टैक्स लगेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ जीएसटी में आपको ये बताना है कि भारत में 5 तरीके से जीएसटी वसूला जाता है। पहला आईजीएसटी, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चौथा है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और पांचवा है कंपनसेशन सेस, है ना। तो कुछ प्रोडक्ट पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेस लगता है, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग में सेस लगता है, जो टोबैको प्रोडक्ट होते हैं उन पे आपको सेस देखने को मिल जाएगा। जो एरेटेड वाटर है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो सोडा वाटर जिस भी प्रोडक्ट में पेय पदार्थ में मिलता है उस पे भी जीएसटी के अलावा सेस लगता है बेसिकली। जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो 12% सेस है, 28% जीएसटी है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 40% हो गया। ऑलराइट, तो कुछ प्रोडक्ट्स पर आपको जीएसटी में कॉम्पनसेशन सेस भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो देयर आर 5 टाइप ऑफ जीएसटी। याद रखिएगा, जीएसटी कितनी प्रकार के होते हैं? भारत में 5 प्रकार से जीएसटी को बांटा। हालांकि 2 मॉडल है, लेकिन जीएसटी टोटल अगर आप नाम के आधार पर देखोगे तो 5 है। ऑलराइट, भारत में जो जीएसटी मॉडल है उसे हम ड्यूल जीएसटी मॉडल कहते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर अलग तरह के जीएसटी लगते हैं, जिसे कहते हैं राज्य के भीतर सप्लाई करना। विद इन स्टेट कौन कौन से टैक्स लगते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी का कॉम्बो बनता है अगर राज्य है तो, और यूनियन टेरिटरी का कॉम्बो बनता है अगर यूटी है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी भी हो सकता है, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी भी हो सकता है अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो। दूसरी जो सप्लाई होती है उसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में आप सप्लाई करते हो और इस पे कौन सा लगता है? आईजीएसटी लगता है। तो भारत में जीएसटी के 2 मॉडल है, याद रखिएगा, और ड्यूल जीएसटी मॉडल कहते हैं इसको। और इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई हम इसे कह सकते हैं। राज्य के अंदर बेचोगे तो बिल में अलग तरह के टैक्स जोड़ने, राज्य के एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचोगे तो बिल में अलग तरह के टैक्स जोड़ने होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी सर आपने यूटी का नाम लिया, यूनियन टेरिटरी का नाम लिया, केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो, है ना, ज्योग्राफी पढ़ा हो, तो आपने छोटी क्लासेस में 10th से पहले की क्लासेस में सारे राज्य यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ा होगा। तो जीएसटी में भी यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो ऐसा संपूर्ण भारत में सारे राज्य और सारी यूनियन टेरिटरी में जीएसटी लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी के नजरिए से, दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत में टोटल मिला के 9 यूनियन टेरिटरी, लेकिन 9 में से मैं आपको बता दूं दमन और दादरा और नगर हवेली को अब 1 कर दिया है। तो अब मैं कह सकता हूं कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है। और 8 में से जैसे लद्दाख यूनियन टेरिटरी माना जाता है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, पौंडीचेरी जिसको हम कहते हैं, इन तीनों को यूटी नहीं मानकर राज्य का इसमें जीएसटी में दर्जा है, याद रखिएगा। तो इन तीनों में ये है तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन जीएसटी में ये क्या माने जाते हैं? राज्य माने जाते हैं, और एसजीएसटी एक्ट लागू होता है इन तीनों में, याद रखिएगा। तो अगर हम सिर्फ यूटीजीएसटी एक्ट की बात करें तो एक तो लद्दाख में लागू होता है, चंडीगढ़ में लागू होता है, दमन और दादरा में लागू होता है,
अंडमान में लागू होता है और लक्षद्वीप में लागू होता है, याद रखिएगा। तो ये छह हो गए। हाँ मतलब 6 मतलब 5, इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। तो ये 5 यूटी कंसीडर होंगे जीएसटी में, याद रखिएगा। हालांकि टोटल मिला के 8 है, लेकिन 8 में से 3 को आप राज्य, क्योंकि उसमें फेडरल उनकी अपनी सरकारें चल रही, स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, तो वो एसजीएसटी एक्ट लागू होता है उनमें। बाकी इन सब में यूटी जीएसटी एक्ट लागू होता है। यानी अगर आप इनमें से, इन 5 जगह में से कहीं पर भी जाके वहां किसी बिजनेस के लिए अकाउंटेंट बनते हो और आप अकाउंटिंग करते हो और वहां लोकल में कोई सप्लाई होती, तो आप बिल में कौन सा टैक्स जोड़ोगे? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? जैसे आज हम राजस्थान में बिलिंग करते हैं, राजस्थान में मैं कल को जाके अकाउंटेंट बनता हूं और मैं बिल कर रहा हूं, राजस्थान के अंदर सप्लाई हो रही, तो मैं क्या जोड़ूंगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जोड़ूंगा, क्योंकि राजस्थान एक राज्य है। लेकिन अगर मैं कहीं यूटी में चला गया तो वहां एस की बजाय यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, सो व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? आपको पता होना चाहिए कि छोटे ज्योग्राफिकल एरिया जो होते हैं वो केंद्र सरकार खुद मैनेज करती है, वहां अलग से सेपरेट कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज को गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर रखा है और वहां पर यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो वहां पर जैसे अंडमान आप घूमने जाओ, अब वहां किसी रिसोर्ट में आप रुके, रिसोर्ट वाला आपको जो बिल देगा, देखना उस बिल में आपको सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने आपको लोकल में ही सप्लाई की है। क्लियर? अब बात करते हैं जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके ऊपर तो अब अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने जीएसटी शुरू किया था, तब मैंने ये बोला था कि अगर व्यापारी का टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उसको जीएसटी में क्या होना पड़ता है? रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर आप गुड्स के व्यापारी हो और आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गया, अधिकतम राज्यों में यही लिमिट है, कुछ राज्यों में ये लिमिट कम है, 20 लाख की है। तो अगर आपका गुड्स के व्यापारी और आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप सर्विस के व्यापारी हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया सालाना, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य हो जाएगा। और अगर आप मिक्स सप्लायर हो, गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई करते हो, तब भी आपके ऊपर सर्विस के नियम लागू होंगे। 20 लाख क्रॉस होने पर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस। गुड्स के व्यापारियों के लिए 40 लाख का लिमिट है। सन 1 अप्रैल 2019 के बाद ये 40 लाख हुआ, उससे पहले 20 लाख ही था। और सर्विस एंड मिक्स सप्लायर के केस में ये कितना है? 20 लाख है, याद रखिएगा। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि जीएसटी से पहले वेट में रजिस्ट्रेशन की लिमिट सिर्फ 10 लाख की थी और सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन की लिमिट सिर्फ 10 लाख की थी, यानी आधी लिमिट ही थी। जीएसटी में तो लिमिट गवर्नमेंट ने वो 10 से 40 कर दी गुड्स के केस में और सर्विस के केस में 20 कर दी। तो एक तरह से छोटे व्यापारी जो हैं, अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि यार एक तो छोटा व्यापारी जिसका कम सेल है, एक उससे थोड़ा बड़ा व्यापारी जिसका सेल थोड़ा ज्यादा है, एक उससे और ज्यादा बड़ा व्यापारी जिसका सेल बहुत ज्यादा है। तो आप जीएसटी में व्यापारियों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हो, लार्ज, मीडियम स्केल और स्मॉल। अब स्मॉल को जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं होना, इसीलिए आप इसको कह सकते हो अनरजिस्टर्ड। मीडियम व्यापारी जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम लेकर कम टैक्स देकर कम कंप्लायंसेस में निपट सकता है। और लार्ज लेवल पर जिसका बिजनेस है उसको रेगुलर स्कीम लेना है, रेगुलर बेसिस पे उसको रिटर्न फाइल करने हैं, टैक्स देना रेगुलर रेट से, और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा भी मिलता है, याद रखिएगा। बैंकों में अगर हम बात करें, बैंकिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएं तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है ना। तो देखिए, हम सबका किसी न किसी बैंक में क्या होता है? अकाउंट होता है, और उस अकाउंट में हम पैसे जमा भी कराते रहते हैं और निकालते भी रहते हैं। तो आप सबको, आप जब उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हो और लगातार उसमें क्या कर रहे हो? ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और ऐसा कभी नहीं होता है कि बहुत लंबे समय तक आप उसमें कोई काम ही नहीं करो, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करो। ठीक है, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक वो अपडेट ही रहता है, मतलब चलता ही रहता है। साल में एक आधा ट्रांजैक्शन रिसिप्ट और पेमेंट का कर लिया तो वो बैंक आपका अकाउंट बंद नहीं करता, ध्यान देना, वो चलता रहेगा अकाउंट। लेकिन जब आप अपने अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे हो, कोई लेन देन ही नहीं कर रहे हो, तो आपका अकाउंट जो होता है वो अकाउंट क्या हो जाता है? एक तरह से बैंक उसको डोरमेंट डिक्लेयर कर देती है। क्या करती है? डोरमेंट। याद रखिएगा, डोरमेंट का मतलब होता है इनऑपरेटिव अकाउंट। ऐसे अकाउंट जिनमें लंबे समय तक, 6-6 महीने तक, साल भर तक
कोई लेन देन नहीं हो रहे हैं, ऐसे अकाउंट को बैंक डोरमेंट अकाउंट डिक्लेयर कर देती, इनऑपरेटिव। अच्छा, डोरमेंट अकाउंट में क्या होता है, पैसा जमा तो हो सकता है, मतलब उस अकाउंट में कहीं से भी पैसा आएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। विड्रॉल नहीं कर सकते आप। विड्रॉल करने के लिए बैंक में जाके उसको पहले एक्टिव करवाना पड़ेगा, यानी जो डोरमेंट अकाउंट होता है उसमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको वापस एक्टिव नहीं करवा देते। और डोरमेंट हो गया अगर कोई खाता, तो उसको एक्टिव करवाने के लिए हमें बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ता है एप्लीकेशन के माध्यम से, और उसके अलावा वापस से हमारा केवाईसी अपडेट करवाना पड़ता है बैंक के अंदर, याद रखिएगा। तो बैंक फिर उसको वापस एक्टिव करता है, तभी आप वो पैसा वापस विड्रॉ कर सकते हैं। यानी डोरमेंट अकाउंट जो होता है वो एक तरह से आपका इनएक्टिव अकाउंट है, इनऑपरेटिव अकाउंट है, जिसमें पैसा जमा तो हो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर जमा हो गया फिर क्यों किया डोरमेंट? इसलिए कि मैं बताता हूं कि डोरमेंट बैंक ने तब किया जब आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, जमा भी नहीं किया और निकाला भी नहीं। तो एक टाइम पीरियड बाद बैंक ने उसको क्या कर दिया, डोरमेंट डिक्लेयर कर दिया। अब वो डोरमेंट डिक्लेयर हो गया और उसके बाद कहीं से आपका ऑनलाइन ट्रांसफर आया या किसी ने आपके खाते में पैसा डाला तो वो चला जाएगा आपके अकाउंट में जाके, लेकिन उस पैसे को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्टिव करवाना पड़ेगा। तो आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा और बैंक में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नॉट अ बिग मैटर, इजीली हो जाएगा। इनएक्टिव का मतलब होता है बैंक आपने कोई खाता क्लोज ही करवा दिया तो फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, खत्म खेल उसका। और क्लोज करवाने के बाद ना तो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, ना डिपॉजिट होगा ना विड्रॉल होगा। जैसे किसी बैंक में हमने खाता खुलवाया, फिर हमने उसको कैंसिल, खाते को बंद करवाने के लिए, क्लोज करवाने के लिए क्या दे दी बैंक को, एप्लीकेशन दे दी, और बैंक ने हमारा अकाउंट क्लोज कर दिया। जो भी उसमें कोई पैसा वैसा पड़ा था वो आपने निकाला और बैंक ने आपका अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। वो सारे अकाउंट आपके इनएक्टिव अकाउंट कहलाएंगे, ठीक है, कि अब एक्टिव नहीं है, पहले एक्टिव थे। ऑलराइट, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। बैंकों में आप कई तरीके के अकाउंट खुलवा सकते हो, क्योंकि जनरली हम लोग ये जानते हैं कि यार सेविंग अकाउंट क्योंकि हमारा होता है। बैंक हमें कई तरीके की सर्विसेज देते हैं। बैंक आपको सेविंग अकाउंट फैसिलिटी भी देते हैं जहां पर आप पैसा जमा कराते हो, और बैंक उस पर आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी देता है, और ऑन डिमांड बैंक आपको पैसा दे देता है। इसलिए सेविंग अकाउंट को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ऑन डिमांड पैसा हमें बैंक वापस लौटाता है, चार्जेस भी कम होते हैं। बैंक हमें करंट अकाउंट खोल के भी देता है। करंट अकाउंट ज्यादातर बिजनेसेस खुलवाते हैं। करंट अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल है। आप जब डिमांड करोगे बैंक को आपका पैसा देना पड़ेगा, लेकिन करंट अकाउंट में लेन देन की कोई लिमिट नहीं होती है। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेन देन कर सकते हैं, बार बार पैसा निकाल सकते हैं, बार बार जमा करा सकते हैं, यानी ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। करंट अकाउंट में आपको ब्याज भी नहीं देता है बैंक, और करंट अकाउंट में चार्जेस सेविंग के बनिस्पत थोड़े ज्यादा होते हैं। फिर भी बिजनेसेस के लिए इस तरीके का अकाउंट ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि व्यापार कर रहे हो तो सेविंग में आपको नहीं, सेविंग का नाम ही सेविंग, बचत है। बचत हो तो सेविंग में रखो बस। लेन देन करने के लिए थोड़ी सेविंग है, लेन देन करना है, लगातार ट्रांजैक्शन करना है, तो उसके लिए क्या होता है, करंट होता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों डिमांड डिपॉजिट के एग्जांपल है, डिमांड डिपॉजिट, याद रखिएगा, ठीक है। एक वर्ड और यहां पर मैं बोलने वाला हूं, NDTL। अभी मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज NDTL, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है तो आपने बैंक को बोला कि इसकी मेरे को FD करा दो, आपने बैंक में FD करा दी, फिक्स डिपॉजिट करा दिया। तो जब एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित पीरियड के लिए हम बैंक को देते हैं, और हम बैंक को ये कमिट करते हैं कि इस पीरियड से पहले मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, आप तो मेरा ये पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख लो, स्थायी जमा में रख लो, तो बैंक उस पर आपको ब्याज भी ज्यादा देता है, लेकिन उसमें बार बार आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जमा हुआ तो जमा है, अब उसमें और भी थोड़ा सा पैसा और डालना है तो नहीं डाल सकते, अलग से FD करानी पड़ती है। तो FD एक बार करा दी तो एक टाइम पीरियड के लिए होती है, एक टाइम पीरियड के बाद आपको मैच्योरिटी पर विद इंटरेस्ट पैसा मिल जाता है। हालांकि आजकल FD पे भी लॉक इन पीरियड खत्म कर दिया है, तो आप जब चाहे वापस उसको तुड़वा सकते हो, लेकिन फिर कमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। तो FD जो होता है वो बेसिकली टाइम डिपॉजिट का एग्जाम्पल होता है, याद रखिएगा, कि टाइम से पहले आप मांगेंगे नहीं। उसी तरह से RD होता है, रेकरिंग डिपॉजिट। तो RD जो होता है उसमें हम टुकड़ों टुकड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक तरह का SIP सिस्टम होता है ना। इंस्टॉलमेंट में पे करते करते वो अमाउंट बड़ा हो जाता है, फिर उसको ब्याज के साथ आपको मिल जाता है।
तो एक फिक्स टाइम पीरियड में आप टुकड़ों टुकड़ों में किया गया इन्वेस्टमेंट आरडी कहलाता है। ये भी टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल है, टाइम से पहले आपको नहीं मिलता है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, और इसी को हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ एनी बैंक, ये कहलाता है एनडीटीएल। क्या कहलाता है? और आपको यह भी बता देता हूं एनडीटीएल की क्या इंपॉर्टेंस है। हर बैंक को अपने नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट का सर एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लायबिलिटी, क्योंकि आपका जो पैसा बैंक के पास है, बैंक के लिए तो वो क्या है? लायबिलिटी है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ऑलराइट, अब आप बोलोगे सर ये आपने वर्ड क्यों लिखा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैं बता देता हूं आप सबको कि आज देखिए मैंने आपसे सबसे एक सवाल करना है कि आपके पास कितना पैसा है अभी। तो आप सब जने, कोई बोलेगा मेरे पास सर 5,000 मेरे अकाउंट में है, मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 1,00,000 है, मेरे पास 50,000 है। मैंने बोला कि ये सारा पैसा मुझे दे दो, मैं आपको 1 साल बाद ये सारा पैसा 1% मतलब 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको वापस लौटा दूंगा। हो सकता है आप में से इक्का दुक्का अपने टीचर पर विश्वास करके मुझे पैसा दे दे, बाकी आप में से मैक्सिमम लोग बहाना मार देंगे, मना तो नहीं करेंगे डायरेक्टली, पर बहाना मारेंगे कि सर मेरे पास नहीं है। क्यों ऐसा आप करेंगे? क्योंकि आप किसी को भी पैसा नहीं देते, क्योंकि आपको पता होता है कि कोई गारंटी और सिक्योरिटी नहीं है कि वो वापस लौटा दे। इवन अपने परिवार में अपने कजिन्स वगैरह को भी हम नहीं देते हैं, क्योंकि पैसा देने का मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं बुलावा कर दे रहे हो आप, रिश्ते टूटने का बुलावा, समझ रहे हो? वो मामा का लड़का, बुआ का लड़का, पैसा दे रहे हो विश्वास करके, बस वो पैसा देना ही विश्वास टूटना का शुरुआत है। तो हम लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है। लेकिन आज बैंक में हमारे पास थोड़ा सा पैसा आया, हम फट से जाके बैंक को जाके देके आ जाते हैं, जाके बैंक कौन सा लगता है हमारा, फिर भी दे देते हैं, क्योंकि हमारा बैंक पे क्या है? विश्वास। अच्छा, आपको पता है क्यों ये विश्वास क्यों बना? इसको एकदम से थोड़ी बना बैंक। भारत का सबसे पहला बैंक, आपको मैं बता दूं, ये पब्लिक का विश्वास नहीं होने की वजह से बंद हुआ था। भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा बैंक हिंदुस्तान बैंक, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो अंग्रेजों ने खोला था, वो अंग्रेजों को बंद करना पड़ा क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं था, लोग गए ही नहीं बैंक के पास जमा कराने के लिए। तो इस वजह से जो फर्स्ट बैंक था वो नहीं चला, लेकिन इसको बरसों लगे इस विश्वास को जमने में, और आज हम बैंक को आंख मीच करके लाखों रुपए बैंक के पास रहते हैं हमारे, क्योंकि हमें पता है कि बैंक इसको लेके कहीं नहीं भाग सकता। बैंक के ऊपर एक और सुप्रीमो है, रिजर्व बैंक। अब आपको इसकी गणित समझनी पड़ेगी कि हर बैंक को अपने पास जो पब्लिक का पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, वो परसेंटेज कहलाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। याद रखिएगा, हर बैंक को खुद के पास जो टोटल नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट है उसका एक निश्चित रेशियो सीआरआर किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और कुछ पैसा उसको अपने पास रखना पड़ता है, वो पब्लिक को नहीं दे सकता लोन के रूप में, उसे कहते हैं एसएलआर। और ये सीआरआर और एसएलआर की जो कैलकुलेशन होती है वो एनडीटीएल के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? एनडीटीएल। बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी तय करती है कि उसको कितना पैसा आरबीआई के पास जमा रखना है और कितना पैसा अपने पास रखना है, वापस लोन के रूप में नहीं बांटना है, मार्केट में मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करना है, ध्यान देना। तो ये सिक्योरिटी है जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत हर बैंक को मैनेज करना पड़ता है, और ये तय करती है एनडीटीएल, याद रखिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आप बैंक में लोन लेते हो तो वो लोन अकाउंट होता है आपका, पीपीएफ खुलवाते हो तो पीपीएफ अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी खुलवा सकते हैं एक तरह का, ये भी डिपॉजिट अकाउंट ही होता है। लोग टैक्स बेनिफिट के लिए इस तरीके के योजनाओं में इन्वेस्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खुलवा सकते हो, ये भी टैक्स बेनिफिट के लिए, एटीसी का फायदा मिलता है इनमें, तो लोग इनमें पैसा डालते हैं एटीसी का बेनिफिट लेने के लिए।
एटीसी का बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का किया गया इन्वेस्टमेंट आप एटीसी में ओल्ड टैक्स रेजिम में एक इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है डिडक्शन के रूप में। और पीपीएफ में यह फायदा मिलता है कि आपका पैसा जमा भी हो रहा है, इन्वेस्ट भी हो रहा है, ब्याज भी मिलेगा, ठीक है, और आपको देते वक्त उसका बेनिफिट है एटीसी के अंदर, ठीक है, और आपका एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब आप रिटायरमेंट की स्टेज तक आओगे तो आपको एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो एक इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ। पीपीएफ में लॉक इन पीरियड होता है, इसीलिए एटीसी का बेनिफिट मिलता है। एटीसी का बेनिफिट उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मिलेगा जिनमें लॉक इन पीरियड होगा, यानी आप समय से पहले हरगिज पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे 5 साल होगा तो 5 साल से पहले वापस नहीं निकाल सकते। हाँ, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो और बैंक में भी खुलवा सकते हो। कोई भी बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। ऑलराइट, उसी तरह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी आप खुलवा सकते हो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में, और आप एटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। ये जिनके घर में फीमेल या लड़कियां होती है उनके खुलता है, और इसमें कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है कि वो लड़की की उम्र उस एज को टच करेगी, उसके बाद वो पैसा वो निकाल पाएंगे। तो ये एक नया योजना है जिसका एटीसी में इसको ऐड किया गया, इंक्लूजन दिया गया। किसान विकास पत्र, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम, ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से जो हम इन्वेस्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट गोल को तो पूरा कर ही सकते हैं। इन पे हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है टाइम फॉर द टाइम बिंग, एंड इनका हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं बेसिकली। तो ये इन सारी सुविधाओं के लिए ये सारे बैंकिंग की सर्विसेज होती है, बैंक्स की सर्विसेज होती है जिनके लिए एक आम आदमी बैंक के पास जाता है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, किसी एक बैंक में आपके मान लो आपने ये सब करवा रखा है तो इन सब के अकाउंट नंबर अलग अलग होंगे, याद रखिएगा, अकाउंट नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन सारे अकाउंट नंबर यानी एक बैंक में ली गई सारी सर्विसेज आपकी एक नंबर से कनेक्टेड होगी, जिसे कहते हैं सीआईएफ, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, है ना। एक तरह का ये नंबर होता है जो सीआईएफ नंबर होता है, ये एक ही होगा किसी भी बैंक का, उसके इंडिविजुअल कस्टमर का एक सीआईएफ होता है, और उस सीआईएफ के साथ जुड़े हुए होते हैं उसके सारी तरीके के अकाउंट जो उस बैंक में उस कस्टमर ने खुलवाए होते हैं, याद रखिएगा। और ये जो सीआईएफ नंबर होता है ये आपकी पासबुक, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, पासबुक में आपका जो फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी जो पर्सनल डिटेल प्रिंटेड है उस पर आपको लिखा हुआ भी मिलेगा सीआईएफ नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे कि अच्छा कौन सा सॉफ्टवेयर सीख के आए हो। आप बोलोगे सर टैली सीखे हैं, मोस्टली बच्चे यही कोर्स करते हैं, टैली सीखते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम टैली को ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं, है ना। तो बेसिकली जितनी भी एमएसएमईज हैं, है ना, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं, मीडियम लेवल तक के जो बिजनेसेस होते हैं वो टैली जैसा सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं, याद रखिएगा। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट टैली में पूरा हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा लार्ज इंडस्ट्री है तो फिर वो स्पेसिफिक ईआरपी डेवलप करवाते हैं, एसएपी वगैरह के इस्तेमाल करते हैं। तो टैली का अगर हम बात करें तो टैली आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि चलो बताओ टैली आता है, हाँ सर आता है, कोर्स किया है इसका, तो वो ये पूछ सकते हैं चलो बताओ टैली में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सर हम टैली में अकाउंटिंग पूरी कर सकते हैं, कंप्लीट अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री का सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री यानी स्टॉक का, जीएसटी की कंप्लायंस कर सकते हैं, टीडीएस की पूरी कंप्लायंस कर सकते हैं, पेरोल की कंप्लायंस कर सकते हैं, जॉब वर्क का पूरा काम कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग बना सकते हैं। जो पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग का मतलब आप जो रिटेल मॉल वगैरह में जाते हो तो वो आपने देखा होगा कि आप छुटकर चीजें लेके जब काउंटर पे जाते हो तो काउंटर में वो बार कोड से स्कैन होकर पूरा बिल बन जाता है और आप वहाँ पेमेंट नकद में ही करते हो, उधार वाला मामला ही नहीं होता है। तो उनका वो पूरा जो इनवॉइसिंग होता है उससे पीओएस इनवॉइसिंग कहते हैं, वो भी आप टैली में कर सकते हो। ईवे बिल बना सकते हो, ई इनवॉइस बना सकते हो, है ना। ईवे बिल क्या होता है, गुड्स के मूवमेंट के लिए बनाया जाने वाला डॉक्यूमेंट। इंडिया में ईवे बिल का एप्लीकेबिलिटी हुआ था फरवरी 2018 से, याद रखिएगा। आज संपूर्ण भारत में आप अगर 50,000 रुपए से ऊपर का माल का मूवमेंट करते हो तो आपको ईवे बिल जनरेट करना होता है, ये भी टैली से आप कर लेते हो। अभी जो नया टैली आया 5.0 अभी 9 सितंबर को लॉन्च हुआ, सॉरी 12 सितंबर को लॉन्च हुआ 5.0 2024 को। ये जो टैली है ये तो एक तरह से जो चार्टेड अकाउंटेंट या जो अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए तो ये टैली मतलब अपने आप में बहुत बड़ा हथियार बन गया।
क्योंकि अब जो नया टैली आया ये सारे काम डायरेक्ट टैली से, जैसे ये सारे काम क्या होते हैं, इनके पोर्टल से होते हैं। जैसे ई वे बिल बनाना ई वे बिल पोर्टल से होता है, ई इनवॉइस बनाना ई इनवॉइस पोर्टल से होता है, जीएसटी के रिटर्न बनना है जीएसटी पोर्टल से होता है। अब क्या हो गया, पहले क्या होता था, टैली में आप ये सब चीजें बनाते थे, इनकी एक फाइल बना लेते थे, जेसन फाइल बना देते, और उस जेसन को इन पोर्टल पे जाके अपनी आईडी में जाके लॉगिन करके अपलोड कर देते थे। अब क्या हुआ, आपको पोर्टल में अपलोड करना और जेसन फाइल बनाने का झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट ही टैली से आप पोर्टल पे भेज दोगे, यानी पूरी तरह से जीएसटी ई वे बिल और इनवॉइस के पोर्टल टैली के साथ लिंक कर दिए गए। आप अपना जीएसटी आईडी टैली में लॉगिन करके रखें और सारा काम टैली से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम टैली में कर लेते हैं। टैली ने अपना क्लाउड फैसिलिटी भी दे दिया है, यानी जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो, जैसे क्विक बुक का नाम आपने सुना होगा, वो पूरी तरह से क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है कि किसी सिस्टम में इसका सेटअप इंस्टॉल करो और चलाओ आप बिना इंटरनेट के और काम करो, वैसा नहीं है। टैली ने भी अपना क्लाउड सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, आप इसका क्लाउड वर्जन परचेज करके आईडी पासवर्ड के साथ टैली को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किसी भी लैपटॉप पे बैठो, किसी भी जगह बैठो, आईडी पासवर्ड डाला, जैसे ईमेल कैसे यूज करते हैं अपन, अपनी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी जैसे चलाते हैं, अपना यूट्यूब चलाते हैं, वैसे आप टैली को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे आने वाला समय पूरा क्लाउड का ही है, मान के चलो आप कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियां किस पे आ जाएगी, क्लाउड पे आ जाएगी। क्लाउड का ये बेनिफिट होता है कि डेटा आपका क्लाउड, अगर क्लाउड पे पड़ा हुआ है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बेनिफिट सिर्फ क्या है, वो सिस्टम बेस्ड नहीं है, जहां चाहे वहां। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ऑफिस में, ऑफिस से मैं काम कर रहा था, अभी मैं घर चला गया तो मुझे डेटा पेन ड्राइव में लेके घर जाने की जरूरत नहीं, लैपटॉप लेके जाने की जरूरत नहीं, घर गया, घर पे लॉग इन किया और चालू हो गया। तो ये क्लाउड का बेनिफिट है। तो ये आने वाला जमाना क्लाउड का ही है, आप ये मान के चलो। ऑलमोस्ट सारी कंपनियों ने अपने क्लाउड सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, बिल बना सकते हो, उसका डेटा भी ऑनलाइन ही स्टोर रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, आप वहीं से एक्सेस करो। आज आपका जो गूगल ड्राइव है, सॉरी क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव ही कहते हैं, यस। तो आप जो अपनी जीमेल आईडी यूज करते हो, तो जीमेल पे जो डेटा पड़ा हुआ वो ड्राइव के साथ कनेक्टेड है। तो आप जीमेल से किसी को मेल किया या कोई मेल आया, सारा डेटा आपका जीमेल में पड़ा हुआ है। कहीं से भी जीमेल किसी भी मोबाइल में लॉगिन करके चलाऊं, किसी भी लैपटॉप में लॉगिन करके चलाऊं, मुझे मेरा सारा डेटा मिल जाएगा। तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, सर्वर पे पड़ा हुआ है, और आपको 15 GB तक की स्पेस मिलता है उसमें, है ना। तो आप 15 GB तक का डेटा कर सकते हो, रख सकते हो, और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आप स्पेस परचेज कर सकते हो। तो ये सिस्टम बेस्ड जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चलते हैं आज की तारीख में, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। खत्म मतलब कि उनका इस्तेमाल कम होता जाएगा। हाँ, एक सिस्टम को दो जगह, एक देखो क्लाउड सॉफ्टवेयर को तो आप कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि क्लाउड का मतलब क्या हुआ, क्लाउड सॉफ्टवेयर का मतलब ये हुआ है कि वो एक यूजर और पासवर्ड पर चल रहा है ऑनलाइन। तो उसको तो कहीं इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसका वेबसाइट खोला और आईडी पासवर्ड डाला और चालू हो गया, लाइव चल रहा है। उसमें सिर्फ क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए और इंटरनेट चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन जो हम ऑफलाइन सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, उसमें फिर हमें सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं उसमें। जैसे टैली में भी ऑफलाइन में जाओगे तो उसका सिंगल यूजर और मल्टी यूजर आता है। तो आप अभी कह रहे हो कि सर 2 जगह ऑपरेट कर सकते हैं क्या, 2 जगह ऑपरेट करना है तो आपको उसका मल्टी यूजर लेना पड़ेगा। लेकिन वो 2 जगह भी आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, लैन के साथ, नेटवर्किंग में। ऐसे नहीं ऑपरेट कर सकते, वो आपस में किसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए। तो मल्टी यूजर में ये पॉसिबल है कि आप मल्टीपल सिस्टम में एक ही सॉफ्टवेयर चला सकते हो, लेकिन वो आपस में नेटवर्किंग होनी चाहिए उसकी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर मेरा एक लैपटॉप यहाँ पड़ा, मतलब एक लैपटॉप यहाँ पड़ा हुआ और एक घर पे पड़ा हुआ और दोनों जगह में सेम टाइम पे काम कर रहा हूं, इम्पॉसिबल। नेटवर्किंग में कनेक्ट होगा तो ही मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर मल्टीपर्पज या मल्टी सिस्टम में चलेगा, याद रखिएगा। हाँ, ये 5.0 में लॉन्च हुआ है क्लाउड का, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे सॉफ्टवेयर कंपनियां भी अपने आप को मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर रही है, अपडेट कर रही है। आपको आने वाले टाइम में और भी बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस नजर आएंगे कुछ सालों के अंदर। आगे बढ़े। फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्तियां। क्या होती है काल्पनिक संपत्तियां, देखिए नाम से पता पड़ रहा है काल्पनिक, जो वास्तव में संपत्ति नहीं है आपकी, एसेट्स नहीं है, आप उनको सिर्फ एसेट मान रहे हो, मजबूरी आपकी एसेट मानना। वास्तविक मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने अपनी बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, आपको पता हो तो, एक लायबिलिटी और एक एसेट। साइड में कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं और उनकी कुछ वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, जिसको मैंने गिनती की एसेट माना है कि हाँ ये मेरी एसेट है। लेकिन अगर मैं उनको बेचने निकलूं तो उनका रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो, 0, 1 रुपया ही नहीं आए, वो मेरी काल्पनिक
संपत्तियां कहलाती, फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती। मजबूरी है उस साइड में लिखना मुझे, हकीकत में तो मैं भी जान रहा हूं कि वो किसी काम की नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं आने वाला है। जैसे आपके बिजनेस के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस शुरू करने से पहले के खर्चे, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और आपकी बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने से पहले के खर्चे, आपकी कंपनी ने शेयर इशू किया पब्लिक में और डिस्काउंट दिया, डिबेंचर्स इशू किए और डिस्काउंट दिया, आपने कोई बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया जिसे आप एक साथ अपने एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकते, तो इनको आप एक बार, ये मोटे मोटे अमाउंट होते हैं, तो इनको आपको एक बार बैलेंस शीट में जाके रखना होता है और धीरे धीरे करके इनको समय के साथ साथ फॉर द टाइम बिंग इनको राइट ऑफ करना होता है नियम अनुसार। तो ये जो इनको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स या मिसलिनियस एक्सपेंस एसेट, इसका ग्रुप डालते हैं टैली के अंदर। क्या डालते हैं? मिसलिनियस एक्सपेंस करके एसेट करके ग्रुप डालते हैं ताकि ये बैलेंस शीट में नजर आए, और फिर हर साल जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं वैसे इनको राइट ऑफ करते करते धीरे धीरे इनकी वैल्यू को हम खत्म करते हैं, कम करते हैं, एक साथ नहीं कर सकते। तो इनको हम काल्पनिक संपत्तियां कहते हैं, याद रखिए। ऑलराइट, सो ये थे हमारे 21 क्वेश्चंस जिन पे हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ भी मन में सवाल चल रहे हैं तो पूछ सकते हो, अगली क्लास में और कुछ सवालों पे बातें करें। एनी डाउट? नहीं, कुछ भी नहीं पूछना है? थैंक यू सो मच, यहां तक काफी है। नेक्स्ट सीरीज में मैं 22 नंबर से शुरू करूंगा और रेगुलर बेसिस पे आप बने रहिए इस क्लास में, आपका नॉलेज डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।